हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। आज जैसा कि हम लोगों ने अपनी एक श्रृंखला शुरू की हुई है भारतीय इतिहास की, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, और इसको हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट किया है वो किया है एक उत्तर लेखन के माध्यम से। यानी टॉपिक वाइज क्या क्या उस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, विस्तृत रूप से डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का मेंस का कंसेप्ट और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट हो सकते हैं, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी अपने प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछता है वो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से पूछता है। और क्वेश्चंस को अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों का विश्लेषण करें, तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि किसी भी टॉपिक का विश्लेषण, कार्य कारण संबंध उनको लेकर के। और पिछले 1-2 साल में देखे होंगे कि आपने कथन कारण वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं कि ऐसा था, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है, बताइए दोनों में से कौन से सही हैं और कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन किसकी व्याख्या नहीं करता। इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, या तो आप अपने स्तर पर इतिहास का गहन विश्लेषण करें, अध्ययन करें, या फिर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए उसको डिस्कस करें, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये बेसिक क्लास ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चल रही है, लेकिन इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोग में होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और आप सभी लोग जो लेट से ज्वाइन किए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। ध्यान रखना, आंग्ल मराठा युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। अब इसमें दो चीजें पूछी गई हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों जो पॉइंट हैं आपकी साधारण किताबों में कैसे दिए हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन से हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, और हर युद्ध के अलग अलग कारण दे रखे थे। लेकिन यहां पर हर युद्ध के अलग अलग कारण नहीं पूछे, बल्कि एक ओवरऑल अप्रोच पूछी गई है। ध्यान रखना, ओवरऑल अप्रोच, यानी कि पूरे का पूरा आंग्ल मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है उनके कारण क्या थे, समझिएगा। और फिर परिणाम भी ध्यान रखना, अलग अलग युद्ध के परिणाम नहीं पूछे, बल्कि सभी युद्ध होने के बाद जो परिणाम आए वो परिणाम क्या थे, वो इस तरीके से पूछा गया है। अब आप सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका विश्लेषण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। आप सोचें कि साधारण किताब से जाकर के आप पढ़ लें और उसको लिख लें, आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच में कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3। 1, 2, 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1775 से लेकर के 82 के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ 1803 से लेकर के 5 के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ 1817 से लेकर के 18 के बीच। ये 3 युद्धों का समय काल है, और इन युद्धों को लेकर के जो कारण कुल मिलाकर के कारण बनते हैं, वो कारण आपको बताने हैं कि वो कारण क्या थे सभी युद्धों। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, हमें परिणामों की चर्चा भी करनी पड़ेगी। इन तीनों युद्ध के बाद किस तरीके से कौन कौन से क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आए।
और उसी के क्रम में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आंग्ल मराठा युद्ध अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये शिवाजी के शासन पीरियड में होने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये आपका एक क्षेत्र है और यहां पर है आपका मराठा क्षेत्र। ध्यान रखना, इधर ऊपर जाएंगे तो ये गुजरात है। मैं इसको दोबारा बना देता हूं, समझ लीजिएगा। ये देखेंगे ऊपर का हिस्सा, ये आपका ये है हिस्सा। सामान्य तौर पर जो मराठा का जो क्षेत्र है वो ये आपका क्षेत्र सामान्य तौर पर, बाकी प्रभाव में तो ये भी हिस्सा है, इनका काफी बड़ा प्रभाव है, लेकिन मूलतः ये क्षेत्र किसका है? ये रहा मराठों का, जिसमें गुजरात भी इनके कब्जे में आता है। लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ हैं आपके मराठा। आखिर ये क्यों लड़ेंगे? कारण क्या हो सकता है? सोचना, क्या जरूरत थी दोनों को लड़ने की? भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार करती रहती, महाराष्ट्र मराठा ही अपना अलग कार्य करते रहते, आखिर क्यों लड़े? बस यही समझना है। सबसे मुख्य कारण ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य कारण है ये जो क्षेत्र है, ये अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव का कारण है, वो है ये आपका ध्यान रखना, ये कपास का क्षेत्र है। किसका है? कपास का क्षेत्र। और कपास की जरूरत किसको है? सोचना, कपास की जरूरत है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए। ध्यान रखना, तो ब्रिटेन में क्या हो चुकी है? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि वहां पर काफी सारे उद्योग धंधे लग चुके हैं, ठीक है ना, और उनके लिए औद्योगिक क्रांति के लिए उन्हें क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल। और कच्चे माल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए उनको? सूत, यानी कि कॉटन, कपास। अब वो कहां से मिलेगा? अमेरिका इनके हाथ से निकल चुका है, जहां से ये पहले कपास आता था इन लोगों के लिए। अमेरिका इनके हाथ से निकल गया। अब बचा कौन? भारत। और भारत कपास का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। इसलिए इस क्षेत्र को लेकर के एक मुख्य कारण क्या है? कपास। ध्यान रखना, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आपका मैसूर का जो क्षेत्र था, वो मसालों के लिए ब्रिटिश कंपनी ने अपने कब्जे में लिया था, केवल मसालों के लिए। और यहां पर एक तो एक मुख्य कारण तो यह है जो कोर है, आगे जाकर के ये मुख्य कारण बना, ठीक है ना। दूसरा अन्य इसके राजनीतिक कारण भी है। दो मुख्य तौर पर कारक है, एक हम कह सकते हैं इनका राजनीतिक कारण और दूसरा है इनका आर्थिक कारण। लेकिन मूलतः कोर में क्या है? आर्थिक। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इस चीज को समझिएगा। तो मूलतः हम बात करें तो क्या है? कंपनी का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक। और दूसरा कारक क्या है? राजनीतिक। ध्यान रखना। अब कहोगे कि केवल ब्रिटिश कंपनी ही इनसे लड़ना चाहती थी, मराठे नहीं लड़ना चाहते थे? मराठों का एकमात्र कारण है राजनीति। वो भी अपनी प्रभुसत्ता, अपनी जो कहा जाए कि अथॉरिटी है, उसको बनाए रखना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। दो दो बार, सोचना, दो दो बार मैसूर को हराया, टोटल मिलाकर के 4 बार। 2 बार टीपू सुल्तान को, 2 बार वो खुद हार गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये दो मुख्य कारण निकल के आए। अब इसमें ढूंढेंगे कि सर इसका कोई सामाजिक कारण भी है? कोई सामाजिक कारण नहीं। कोई धार्मिक कारण है? कोई धार्मिक कारण नहीं है। कोई सांस्कृतिक कारण है? कोई सांस्कृतिक कारण नहीं है। ये सिर्फ 2 कारण हैं, सिर्फ और सिर्फ। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब इसका कैसे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हो सकती हैं चीजें। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग अब
2025 के लिए या 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और मैंने कहा तैयारी करने का तरीका क्या होगा? तैयारी करने का तरीका यह है कि आप विश्लेषण के साथ सारी चीजों को पढ़िए। किताबें फैक्चुअल नहीं, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फैक्ट्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और हम इसी पैटर्न पर अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म P2I बैच, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म आपका P2I बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में, ठीक है ना। 2025 का टारगेट है इसमें। 2024 का बैच हम लोगों ने बिल्कुल क्लोज कर दिया है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक। इसकी फीस 70,000 रुपए होनी थी, लेकिन इसकी फीस वर्तमान में आपकी कितनी कर दी गई है? 35,999 रुपए। और इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा MK लाइव। अब ये बैच कब से स्टार्ट होगा? ये है आपका 16 सितंबर से शाम को 6 बजे, इवनिंग बैच है, ध्यान रखना। 16 सितंबर शाम को 6 बजे। अब बात आती है, यहां पर समझिएगा कि इस बैच की खास बात क्या है, अभी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2024 हो जैसे समय निकल गया, अब 2024 का जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो केवल प्रारंभिक परीक्षा फोकस कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा पर नहीं कर सकते, समय नहीं बचा। ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर आपका टारगेट 2025 को निकालना है, प्रॉपर तरीके से सफल होना है, तो फिर इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो पैटर्न हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तभी होगा। अब इसमें हम लोगों ने सोचिए 5 स्टेज की रणनीति बनाई है, 5 स्टेज पॉलिसी पूरी, 5 स्तर की। पहला स्तर क्या है? शुरुआती। यहां पर हम सितंबर से लेकर के जनवरी तक हम क्या करेंगे? हम आपका बेसिक्स तैयार करेंगे। अगर आप करना चाहते तो आप भी पहले बेसिक्स तैयार करें, लेकिन बिना कोच के, बिना मेंटर के, बिना गाइड के सही तैयारी कभी नहीं होती। पढ़ने को बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग घर बैठकर क्रिकेट खेलते रहते हैं, चलो घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन क्या उन्हें एक बड़े लेवल पर कंपटीशन मिले तो वो क्या टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेज है जनवरी से लेकर दिसंबर 2024, यानी पूरे 1 साल का। ये आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, ध्यान रखना। ये हम बेसिक्स तैयार करेंगे आपका, और ये आपका फाउंडेशन, यानी कि यहां पर हम पूरा का पूरा प्री कम मेंस का एडवांस लेवल पूरा तैयार करेंगे, जिसमें आपका प्री का, मेंस का, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज से लेकर के हर एक चीज तक, सब कुछ पूरा 1 साल का। उसके बाद हम आएंगे अगले साल 2025 में जाकर के, उस समय हम फिर सोचिएगा प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों के लिए रिवीजन के तौर पर चलेगा। अब आप खुद सोचिएगा, जिनका बेसिस क्लियर ना हो वो फाउंडेशन कितना अच्छा तैयार कर पाएंगे, और जो फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, चलो ठीक है किसी तरह कर लिया, सोचना तो सोचिए आगे जाकर के फिर उनको कितना फायदा मिलना है इस लेवल पर। वो यहां पर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम 2024 में जाकर तैयारी शुरू करेंगे, देखेंगे, कुछ नहीं होगा। सोचिए जिसने यहां पर कर रखा है वो जाकर के यहां पर केवल और केवल क्या करेगा? सिर्फ प्रैक्टिस। और उसके बाद आ जाएंगे हम यहां पर, ये रहा तीसरा, जून 2025 से लेकर सितंबर तक मेंस पर पूरा फोकस, मेंस की प्रैक्टिस, और उसमें भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आप लोगों को हम यहां खुद बुलाएंगे यहां पर, और यहां बुलाने के बाद में यहीं पर आप लोगों की पूरी तैयारी करवाएंगे, पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा आंसर राइटिंग करवाएंगे, जिसका आपको खर्च पानी कुछ नहीं देना। जून से लेकर सितंबर तक आपको 1 रुपया यहां पर नहीं देना है, इतनी ही फीस में सब कुछ होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे ये रहा आपका इंटरव्यू को लेकर के। तो ये 5 स्टेज की स्ट्रेटजी है 2025 का फुल प्रूफ प्रोग्राम, और फीस नाम मात्र की 35,999। तो समय के साथ इसके आगे बढ़िए, बिल्कुल समय मत गवाइए, और अच्छे तरीके से कवर कीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो यहां देखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध के कारण जो है, मैंने कहा आंग्ल मराठा युद्ध के कारण एक तरफ हम अंग्रेजों की तरफ से देखें, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो क्यों चाहती है? एक, नंबर एक, ध्यान रखना, उसके आर्थिक महत्वाकांक्षा, आर्थिक महत्वाकांक्षा,
आर्थिक महत्वाकांक्षा बोले तो यहां के संसाधनों पर कंट्रोल, ध्यान रखना। यानी कि जैसे इन्होंने प्लासी के माध्यम से, बक्सर के माध्यम से बंगाल पर कब्जा किया, उसी तरीके से ये मराठा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। ध्यान रखना, आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें उनको कच्चा माल चाहिए, बात समझिएगा, इनको बाजार भी चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है ना। और तीसरा, इन्हें राजस्व चाहिए, राजस्व के लिए आर्थिक महत्वाकांक्षा। राजस्व जब इस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तभी तो इनको टैक्स मिलेगा, इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरी महत्वाकांक्षा, औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करना, क्रांति की जरूरतों को पूरा करना। ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करना। दो कारण हो गए, एक उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षा जिससे ज्यादा वो मुनाफा कमा सके। ध्यान रखना, अधिक से अधिक मुनाफा, इसी के लिए तो आए थे। कंपनी का नाम, कंपनी का काम क्या है, सोचना, कंपनी का काम क्या होता है, प्रॉफिट 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 एंड प्रॉफिट, मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक। अब उसके बाद आइए, दूसरा कारण क्या है इसमें, यहीं पर सोचिए, इनका राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण, सोचना, राजनीतिक कारण है अपना भारत में उपनिवेश बनाना, उपनिवेश का निर्माण करना, क्षेत्र विस्तार करना। क्यों? क्योंकि ये बंगाल पर ऑलरेडी, बंगाल पर नियंत्रण कर चुके हैं, तो उन्हें अगला क्षेत्र उनको चाहिए ही चाहिए। बंगाल पर ऑलरेडी नियंत्रण कर चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए। और क्या चाहिए इनको राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर सोचिएगा कि ये मराठों को समाप्त करना, मराठों को समाप्त करना। अब कहोगे ये तो होता ही है, यहीं पर समझिए मराठों को क्यों समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मराठे ही, ध्यान रखना, मराठे ही मुगलों का विकल्प थे। विकल्प थे, इसीलिए इनको समाप्त करना चाहते थे। बोले कि अगर मुगलों पर, अगर मुगलों की जगह पर अंग्रेजों को आना है तो मराठों को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक सुपरमेसी, इसे कहते हैं राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, यही था उनका असली कंसेप्ट, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। इसके लिए वो सारा काम कर रहे थे। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध के कारण समझ में आ गए, मूल कारण यही है, बाकी हर युद्ध के अलग अलग कारण हैं। ध्यान रखना, इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, हर युद्ध के अपने अलग अलग कारण भी हैं। ध्यान रखना, यहीं पर लिख सकते हैं, बाकी प्रत्येक युद्ध के अलग अलग कारण हैं, ये अलग कारण है। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया एवरीबॉडी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या है, पहली बात तो उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा, कि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए, यहां से राजस्व चाहिए, यहां से बाजार चाहिए, यहां से कच्चा माल चाहिए। दूसरा कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति की जरूरतें पूरी करना, जो उद्योगों को वहां पर चाहिए, यह ध्यान रखना। तीसरा, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत को एक उपनिवेश बनाना, अपना क्षेत्र का विस्तार करना, क्योंकि बंगाल पर ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनका अगला टारगेट क्या है, मराठा या मैसूर, उस क्षेत्र पर कब्जा करना। और तीसरा कारण है मराठा, क्योंकि मराठों को समाप्त करना, क्योंकि मराठे ही विकल्प थे,
किसका? मुगलों का। ठीक है ना, मराठे ही मुगलों का विकल्प थे, इसलिए अगर भारत पर कब्जा करना है तो मराठों को समाप्त करना जरूरी है और इनसे संघर्ष होना तय है राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए। बाकी अलग अलग युद्ध के अलग अलग कारण हैं। क्लियर हो गया? अब इसी में मराठों की तरफ से देखोगे तो मराठों की तरफ से क्या कारण है? मराठे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? मराठों के युद्ध के कारण, मराठों के युद्ध के कारण कोई आर्थिक नहीं है, कोई आर्थिक नहीं, बल्कि मराठों के युद्ध का कारण है आपसी झगड़े। ध्यान रख, ये आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए ये एक मौका बन गए अंग्रेजों के लिए, आपसी झगड़े। दूसरा इनका मुख्य कारण है इनमें एकता का अभाव। इनमें एकता नहीं, बल्कि क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ झगड़ करके अपनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, मराठे क्यों लड़ना चाह रहे हैं? ये रहा सबसे बड़ा कारण, राजनीतिक। यानी कि हम कह सकते हैं मराठों के आपसी षड्यंत्र, आपसी षड्यंत्र। अंग्रेज कभी भी इनके बीच में लड़ने नहीं आए थे, ये लोग खुद गए थे उनके पास हेल्प मांगने, ये खुद गए थे उनसे सहायता मांगने, इसलिए युद्ध तय हो गया था। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और मराठों के आपसी षड्यंत्र इन आंग्ल मराठा युद्ध के सबसे बड़े कारण थे। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसके बाद सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो भाई युद्ध कौन कौन से हुए, ये रहे। कौन कौन से युद्ध हुए? तो आंग्ल मराठा युद्ध का विकास क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए हैं टोटल मिलाकर के, ये ध्यान रखें। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये रहा। और मराठों के संदर्भ में एक चीज और समझ लीजिएगा, मराठों में सबसे पहले संधि होती है, उसके बाद युद्ध होता है और फिर संधि पर दोबारा हस्ताक्षर होते हैं। बाकी अन्य जगह पर आप देखेंगे तो क्या होता है? पहले युद्ध होता है, उसके बाद संधि होती है। इनके यहाँ पहले संधि होती है, उसके बाद युद्ध होता है, फिर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, दोबारा हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जाता है, बोलो दोबारा करो। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि आपस में ये लड़ते झगड़ते हैं, आपसी षड्यंत्रों के कारण ऐसा है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगने जाते हैं। तो जैसे हम बात करें तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध, सोचिएगा, इसकी सबसे पहले होती है 1775 में सूरत की संधि। सूरत की संधि, ये षड्यंत्र की वजह से ही है। सूरत की संधि क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। ध्यान रखना, एक्चुअली में रघुनाथ राव ने अपने भाई की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। उसके शासक बनने के तुरंत बाद ही, पेशवा बनने के बाद ही उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, इनके भाई के यहाँ। तो वहां के लोगों ने रघुनाथ राव को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और उनके बेटे को ही शासक बना दिया, पेशवा बना दिया। तो ये भाग करके चले गए अंग्रेजों के पास, हेल्प कर दीजिए। अंग्रेज इसी चक्कर में बैठे हुए थे कि कब इनमें से कोई हमारे पास आएगा और हम इन पर आक्रमण करेंगे या इनमें घुसने का मौका मिलेगा, इनके दरबार में घुसने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, एक तो ये हुई। इसी के बाद सोचिए, एक नहीं बल्कि 1776 में पुरंदर की संधि हुई, वो भी इसी तरह की संधि है। 2 संधि हो गई। युद्ध बीच बीच में छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, कभी अंग्रेज हार रहे हैं, कभी मराठे हार रहे हैं। और सबसे लास्ट में होती है आपकी 1782 की सालवाई की संधि। इस संधि के माध्यम से सोचिए आपका आंग्ल मराठा पहला युद्ध समाप्त होता है, यह संधि हुई। और यह संधि देखेंगे तो इस संधि का कोई खास प्रावधान नहीं है, इसमें केवल और केवल यह है कि अंग्रेजों ने माधव नारायण राव, यानी कि जो रघुनाथ राव के भाई का बेटा था, उसी को पेशवा मान लिया और रघुनाथ राव को
क्या दे दी गई? एक तरीके से इनको पेंशन दे दी गई, 3.5 लाख रुपए सालाना की, बोले जाइए। वो भी, अंग्रेज भी खुश और ये भी खुश। एक तरीके से बराबर के स्तर पर ये एक संधि हो गई। लेकिन ये क्यों की थी? ध्यान रखना। पहली बात तो ध्यान रखना कि ये संधि, कहा जाता है कि ये 20 वर्ष का युद्ध विराम था। क्या था? युद्ध विराम। क्योंकि यहां सोचिए 82 में संधि हो रही है और अगले 20 साल के बाद तुरंत ही फिर क्या हुआ? दूसरा युद्ध। एक प्रकार से युद्ध विराम था 20 साल का। मित्रता की संधि कह लीजिए, या कह लीजिए इस संधि का मुख्य कारण जो था, ध्यान रखना, मुख्य कारण आंग्ल मैसूर युद्ध से मराठों को बाहर करना। आंग्ल मैसूर युद्ध से मराठों को बाहर निकालना। क्योंकि इस समय सन 1780 से लेकर के 84 तक हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ मराठे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भागीदारी कर रहे थे और उसमें अंग्रेज हार रहे थे। तो सोचिए, अंग्रेज एक तरफ निजाम से भी लड़ रहे थे, एक तरफ मराठों से भी लड़ रहे थे, एक तरफ हैदर अली मैसूर से भी लड़ रहे थे। 3-3 जगह उनको युद्ध करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने मराठों को बाहर निकालने की कोशिश की और उनके सामने संधि कर ली। बोले कि आप इस युद्ध से बाहर हो जाइए। इस तरीके से अंग्रेजों ने एक बार में एक शत्रु की नीति अपनाई थी। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जिन लोगों ने क्लास की हुई है पहली मैसूर युद्ध वाली, तो समझ में आ जाएगा। एक बार में एक युद्ध की नीति अपनाई हुई इस तरीके से। तो ये एक मुख्य कारण था संधि करने का। तो पहला युद्ध क्लियर हो गया। इसमें केवल और केवल क्या हुआ? अंग्रेजों ने केवल मित्रता के बहाने मैसूर युद्ध से मराठों को अलग कर लिया। और इतने बीच में सोचिए, इतने बीच के समय में 20 साल के समय में उन्होंने मैसूर को खत्म कर दिया। और जब मैसूर खत्म हो गया, अब देखा कि मराठे अब अकेले हैं, मैसूर खत्म हो चुका है, अब आराम से मराठों से लड़ा जा सकता है। इसलिए अगला युद्ध हुआ किसका? आंग्ल मराठा युद्ध का, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। यहीं पर सोचिएगा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये रहा 1803 से लेकर के 5। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है? इस युद्ध का मुख्य कारण, ध्यान रखना, वो है आपकी इनके आपसी षड्यंत्र। आपसी षड्यंत्र। और षड्यंत्र में कौन था? इस समय थे आपके पेशवा बाजीराव सेकंड। और इन्होंने क्या किया था? होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी थी, जिसकी वजह से होलकर ने पेशवा पर आक्रमण किया था। और पेशवा उस आक्रमण से बचने के लिए भाग करके अंग्रेजों के साथ चले गए थे हेल्प मांगने। आपसी लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपसी झगड़े हैं इनके। क्या जरूरत थी पेशवा बाजीराव को होलकर के छोटे भाई की हत्या करवाने की? और जब उन्होंने आक्रमण किया तो भाग करके संधि, आपस में संधि करने से बढ़िया था कि अंग्रेजों के साथ संधि करना बढ़िया था। ध्यान रखना। तो इस युद्ध में बाजीराव सेकंड ने आपसी षड्यंत्र करवाया और ये भाग करके कहां चले गए? अंग्रेजों के पास। यहां पर सोच लिख लीजिए, होलकर का आक्रमण। और ये भाग करके चले गए अंग्रेजों के पास और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लिया? एक संधि कर ली, बेसिन की संधि। बसीन की संधि या बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि कुछ और नहीं है, ध्यान रखना। बसीन की जो संधि है, ये एक प्रकार की सहायक संधि है। सहायक संधि। तो ये तो था इनका मुख्य कारण, ध्यान रखना। लेकिन एक कारण और भी था, ध्यान रखिएगा। यहां पर अंग्रेज अब मैसूर को समाप्त कर चुके थे
अब वह मराठों पर नियंत्रण चाहते थे और वो इसके इंतजार में थे और यहां से उनको क्या मिल गया, एक मौका मिल गया इस तरीके से। तो बेसिन की संधि क्या है, एक सहायक संधि। और सहायक संधि में क्या होता है, सहायक संधि में यह होता है कि आज से अंग्रेज पेशवा की सुरक्षा करेंगे। अब पेशवा को अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद पेशवा के दरबार में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रहेगा, अंग्रेजों की सेना उनकी सुरक्षा करेगी, ठीक है ना। सेना का खर्चा पेशवा देंगे। अब पेशवा आज के बाद ना तो किसी अन्य राज्य से युद्ध कर पाएंगे ना संधि कर पाएंगे, यानी सारे विदेश विभाग उनके अधीन आ गए, ठीक है ना। आराम से रहिए। अब पेशवा ना तो किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपने यहां नौकरी देंगे, ना किसी से संधि करेंगे, ना किसी से युद्ध की घोषणा करेंगे, ना कोई और काम करेंगे। यानी कि उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की हो गई। ध्यान रखना, यानी एक तरीके से जो जंगल का खुला शेर था वो पिंजड़े में आकर के बंद हो गया। अब वो सुरक्षित है, समय पर खाना मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, अब शिकारी शिकार नहीं करेगा। ये कंडीशन हो। सहायक संधि यही है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि। इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है ना। और बेसिन की संधि एक सहायक संधि, और इस तरीके से समस्या शुरू हो गई। और जब ये सोचिएगा बाजीराव लौट करके आए कि अब मुझे देखो कौन मारेगा, तब होलकर ने, सिंधिया ने इन पर दबाव डाला कि ये तुमने क्या किया, अकेले पेशवा तुम नहीं हो, पेशवा के साथ साथ मराठा प्रसंग भी है, आज नहीं तो कल हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए जब इनको समझ में आया गलती हो गई है, तब फिर इन्होंने युद्ध शुरू किया और युद्ध के बाद ये युद्ध हार गए। हारने के बाद फिर अलग से संधि हुई। सोचिएगा यहां पर क्या हुआ, इसके बाद युद्ध, और युद्ध के बाद पुनः संधि। कौन सी संधि हुई, बसीन की संधि। तो सोचिएगा बसीन की संधि किससे हुई, पेशवा से, ठीक है ना। और किस किस की संधि हुई, देवगांव की संधि हुई भोंसले से, देवगांव की संधि भोंसले, नागपुर के भोंसले। और तीसरी संधि हुई सुरजी अर्जुन गांव की, सुरजी अर्जुन गांव की सिंधिया से। इस तरीके से इन सभी को हरा करके अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इस तरीके से। और ये सब की सब कैसी हैं, सहायक संधियां, सब के सब सरेंडर कर बैठे, यानी कि मराठे पूरी तरीके से उनके अधीन हो गए। ध्यान रखना, इतने युद्ध डिटेल में आंसर में लिखना नहीं है, ये केवल मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि 3 युद्ध हुए थे, युद्ध के कारण लिखने हैं और संधि का नाम लिखना है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जिससे आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं है तो उसको रिवाइज हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी। अब इसके बाद देखा जाए तो तीसरा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और ये होता है आपका 1817-18 में। अब इस युद्ध का करने का कोई कारण नहीं था, पहले से ही मराठे जो हैं किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन। लेकिन अंग्रेज ये चाहते थे कि अब हम मराठों को हटाएं, अब हमारे अधीन वधीन का कोई कंसेप्ट नहीं रखते, बल्कि हम इनको सीधा सीधा कंट्रोल करते हैं, अपना पूरा कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में, पूरा कंट्रोल। ध्यान रखना। तो इस युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध का मुख्य कारण था अंग्रेज मराठा क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते, नियंत्रण चाहते। किस लिए, कपास क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण के लिए। और दूसरा किसके लिए, बाजार के लिए, इसके लिए ये चाहते थे, जिससे कि ये बाजार का यहां पर विकास कर सके, अपना माल यहां बेच सके।
आपको पता है सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? इसी क्षेत्र। किस लिए? कपास की वजह से, अपने माल को अंदर के क्षेत्रों में भेजने के लिए। बंदरगाह भी यहीं पर थे। सोचिए कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां पर बंबई वगैरह ये सब इनके क्षेत्र में था। सल्सेट है, बेसिन है और आपके क्या कहते हैं बंबई का द्वीप है, ये सब इनके क्षेत्र में है। सूरत वूरत के जो क्षेत्र है सब इन्हीं के हैं, इसलिए वो इन क्षेत्रों पर कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है ना? ये तो मुख्य कारण था, लेकिन इसको युद्ध का कारण आधार क्या बनाया? इसका आधार बनाया कि हम किस आधार पर लड़ें, कैसे हम इस युद्ध छेड़ें। तो आधार बनाया पिंडारियों पर पिंडारियों को सहायता देने का कारण बनाया। इसमें कहा गया कि जो दौलत राव सिंधिया हैं वो पिंडारियों का साथ दे रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और पिंडारी कौन है? लुटेरे। पिंडारी जो हैं अंग्रेज लुटेरों को लूटते हैं। अब कहोगे अंग्रेज लुटेरों को लूटते हैं? हाँ भाई, अंग्रेज लुटेरे ही तो हैं। ठीक है ना? तो पिंडारी जो व्यापारिक कंपनियां जो हैं अपना माल, पैसा, धन संपत्ति जहां से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी, पिंडारी उनको लूट लिया करते थे। अब पिंडारी तो थे बिल्कुल अलग मालवा के क्षेत्र में, और सिंधिया का क्षेत्र भी वही है। तो इन्होंने इसका इल्जाम किस पर डाल दिया? सिंधिया पर, कि सिंधिया इनकी सहायता कर रहा है, जबकि सिंधिया कोई सहायता नहीं कर रहे थे। और इसी कारण से सोचिएगा इन पर क्या किया गया? सीधा आक्रमण कर दिया। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। और इस युद्ध में मराठा क्या होगा? मराठे हार गए और क्या हुई? संधियां हो गई। और सोचिएगा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सी हुई? सबसे महत्वपूर्ण संधि है वो है आपकी पूना की संधि। पूना की संधि पेशवा से। और यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? ध्यान रखिएगा, पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया। बोले कि आज के बाद पेशवा पेशवा नहीं रहेंगे। एक। दूसरा, मराठा क्षेत्र साहू जी के वंशज को दे दिया। साहू जी के वंशज को दे दिया जो असली शासक थे। ठीक है ना? पेशवा को पेंशन दे दी गई। पेंशन दे करके कहां भेज दिया? बिठूर भेज दिया। बिठूर। बिठूर कहां है? कानपुर के पास। बोले कि वहां रहोगे, जाइए, आज के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। इस तरीके से तीनों युद्ध खत्म हुए और ये सारी चीजें हुई। क्लियर हो गया? तो तीनों युद्ध के कुछ कुछ अलग अलग कारण भी हो गए। मैंने कौन मान कारण भी बताए थे आप लोगों को, यानी कि तीनों युद्ध के समान कारण भी थे, प्लस अलग अलग युद्ध के अलग अलग कारण भी हैं। तो ये युद्ध मैंने जो बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताए हैं कि जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो सके। ओके, ध्यान रखिएगा, ये मुख्य उद्देश्य था। और इसका परिणाम क्या हुआ? अब आप देख लीजिए परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि मराठे हमेशा के लिए, ध्यान रखना, भारतीय राजनीति से बाहर हो गए। ठीक है ना? मराठे हमेशा के लिए कैसे हो गए? शक्तिहीन हो गए। मराठे हमेशा के लिए मुगलों के विकल्प से हट गए। ठीक है ना? दूसरा परिणाम क्या हुआ? मराठा क्षेत्र पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में।
ये रहा, ठीक है ना, कंपनी के नियंत्रण में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, परिणाम। अब यहां सोचिए, अंग्रेज भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए, सोचिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए। अब कहोगे संपूर्ण भारत के, बोले अभी कहां, अभी तो पंजाब बचा हुआ है, दिल्ली बचा हुआ है। अरे भाई, मराठे उन सबका विकल्प थे, और जब विकल्प ही हट गया तो अब कौन बचा? क्या मुगलों की बिसात है, क्या सिखों की है, किसकी क्या बिसात है? कुछ भी नहीं। अब पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में हो गया। इस तरीके से भारत पर पूर्ण नियंत्रण इसके माध्यम से हो गया है। यानी इस युद्ध का मुख्य परिणाम हुआ भारत पर अंग्रेजों का, ध्यान रखना, पूर्ण नियंत्रण। और कैसा नियंत्रण? आपका राजनीतिक नियंत्रण भी और आर्थिक नियंत्रण भी। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी हो गई। क्लियर है? इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। अब आप समझिए, तो सबसे ज्यादा किस पर लिखना है आपको? अगर बात की जाए तो मैक्सिमम आपको इस पर लिखना है। 80 से, ध्यान रखना, 80 से 100 शब्द के लगभग आपको युद्ध के कारण बताने हैं। इसको 40 से 50 शब्दों में इसको समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, बस आपको बताना है कि ये 3 युद्ध हुए थे, उनमें ये संधि हुई, इन संधियों के माध्यम से आप मराठे हमेशा के लिए खत्म हो गए। और फिर उसमें आकर के 80 से 100 शब्द के लगभग आपको इस पर लिखना, और बाकी निष्कर्ष लिखना चाहें तो 30-40 शब्द से में इस निष्कर्ष को लिख सकते हैं। बस एवरेज यही आएगा। इस तरीके से आपको बात करनी है, यानी 4 पैराग्राफ में इस आंसर को लिखना। पहला, आंग्ल मराठा युद्ध के सीधे सीधे कारण आपको बताने पॉइंट फॉर्म में। फिर बताने हैं कि इन लोगों के बीच में 3 युद्ध हुए थे जिनमें ये संधियां हुई थी, और इनके माध्यम से अंग्रेज ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अगर चाहोगे तो 20 से 30 शब्द में भी खत्म हो सकता है ये, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया जिससे कि आप समझ सकें, बाकी और कोई कारण नहीं। बाकी परिणाम लिखने और निष्कर्ष लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है, और इस तरीके से आपका आंसर लिख जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसी तरीके से प्रॉपर पढ़िए, समझिए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना? ध्यान रखना। और अगर कोई आप में से आंसर लिख करके दिखाना चाहता है, क्या कुछ और डिस्कशन करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप लोग मुझसे यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, इन तीनों के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा कोड है जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि यदि आप स्टडी IQ पर किसी भी बैच में कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं, कोई बुक या मटेरियल परचेज करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लीजिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरे साथ जुड़ने का एक मौका भी। आपको पर्सनल गाइडेंस से लेकर के सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना? और ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोग चाहते हैं क्या होनी चाहिए। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कौन किस लेवल का टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू डियर। ठीक, और ये टेलीग्राम लिंक है। ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।